नमस्कार दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 9 और 9 बजते ही हम आते हैं यूट्यूब पर एक लाइव सेशन लेकर। जो मित्र हमसे अभी तक जुड़ चुके हैं उन सभी मित्रों का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एनएमई कॉर्नर में। और जो मित्र अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं या जुड़ रहे हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि यूट्यूब चैनल को तुरंत ज्वाइन करें और एंशिएंट हिस्ट्री कि हमने जो क्रैश कोर्स किया है, जो लोगों ने उसको नहीं देखा उसको देखें। मिडवल हिस्ट्री हम चल रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास में हमारी बात चल रही है, तो ज्वाइन कीजिए लाइव सेशन को जल्दी से जल्दी। और हम देख पा रहे हैं कुछ मित्रों को तो, और रिप्लाई हमारी तरफ से लाइव कमेंट बॉक्स में किया जा रहा है। तो आइए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमारी जो बात हो चुकी है आपसे इस प्रोग्राम में, उसकी हम आपको पहले चर्चा कर देना चाहते हैं यहाँ पे कि हमने अब तक आपसे जो बातें की हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो टारगेट था, पहला हमने आपके इंडियन ज्योग्राफी पे बात की, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बात की है और ये पूरा हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। एक आध वीडियो और लेकर आएंगे, इस पर करंट ओरिएंटेड करके कवर करेंगे, लेकिन दूसरी जैसे वो तो भी विशेष करके होगा, जैसे ह्यूमन संसाधन जो आर्थिक संसाधन करके हैं उसको लेकर। दूसरा हमने जो सेशन उठाया था वो उठाया था हिस्ट्री का। हिस्ट्री के सेशन में हमने आपसे अब तक प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक उठाया है, वो है मिडवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास। इसमें आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास में हम मुगल को कवर कर रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास का लगभग 80% टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर जो 20% टॉपिक बचा है, आगे के 2 से 3 वीडियो में वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे इन पिछले प्राचीन इतिहास और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं और वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हम जहांगीर के बारे में, जिसका नाम सलीम था। आपको बता दें, इसके पहले हमारी जो चर्चा हो चुकी है आपसे, वो काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई थी अकबर के बारे में। अकबर से लेकर अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डालें, आपको लाइव उत्तर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे इस इतिहास में, तो हमने बताया कि जो मुग़ल एम्पायर था वो भारत में पूरा फैल रहा था। जितनी वंशज आ रहे थे उस वंशज में आगे बढ़ता जा रहा था। जहांगीर मुग़ल काल का ये चौथा शासक हुआ। इसके पहले 3 शासक हुए थे। तीनों शासक की अगर हमने बात की, ये चौथा शासक है। 3 शासक जो हुए, पहला शासक बाबर हुआ जिसका ये क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद दूसरा शासक हुआ था हुमायूं बहुत संकटों से घिरा रहा हमेशा, तो बहुत साम्राज्य नहीं कर पाया, इसे अभागा के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक आया था वो था अकबर। अकबर का जो एरिया हम कवर कर रहे हैं, आप देखेंगे ये पूरा क्षेत्र था जहाँ पर उसने शासन किया। इसके बाद जो चौथा प्रमुख शासक आता है वो है जहांगीर। जहांगीर की हम बात यहीं पे आपसे आज हम कवर करेंगे कि जहांगीर आखिर क्या था। जहांगीर के काल में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण मिलेंगी कि यहाँ पर बड़े ही विद्रोहों का काल है। यहाँ पर बहुत सारे रिवोल्ट होते हैं, बड़े ही विद्रोह हो रहे हैं और यहाँ पे कई जो दरबार है, यहाँ पर कई गुटों का वर्चस्व है, कई गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए देखेंगे तो ये यहाँ पर जो जहांगीर है, जहांगीर का शासनकाल एक खिचड़ी के रूप में सामने आता है। आप देखें, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो खिचड़ी के रूप में सामने आता है। यहाँ पर कोई मेन थीम चलती नहीं है, यहाँ पर लगातार एक दूसरे से मतभेद बने होते हैं और इसी में आपको हम बात करेंगे कि आगे कैसे कैसे क्या है। तो आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जहांगीर की खिचड़ी को ही समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमें समझना होगा कि जहांगीर कौन था। आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये है जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, इसका नाम क्या था बचपन का। तो इसका बचपन का नाम सलीम था। और अगर देखेंगे तो ये जो सलीम नाम रखा गया है, ये सलीम नाम के पीछे भी कुछ कारक थे और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे महत्वपूर्ण कारक थे कि इसका जो जन्म हुआ था ये सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती जो थे उनकी कुटिया में हुआ था।
शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था या उनके जो आवास था वहाँ पर हुआ था। उनका आवास, उनका कुटिया जो थी वो फतेहपुर सीकरी में था और इन्हीं की कुटिया में जन्म लेने के कारण अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। अब और कुछ किताबों में ऐसा भी मिलता है कि जो शेख सलीम चिश्ती थे उन्हीं की आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप जहांगीर का जन्म हुआ या सलीम का जन्म हुआ है, अतः इसका नाम उसी के नाम, उन्हीं के नाम पर सलीम रखा गया। इनकी माता की अगर बात करें तो इनकी जो जहांगीर की जो माता थी उनका नाम था हरखा भाई। हरखा भाई आमेर के राजा जो हुआ करते थे भारमल, जिन पर इन्होंने पहले अटैक किया था और तुरंत उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो उन्हीं की पुत्री थी और हमने बताया था कि अकबर ने उनसे विवाह किया था और ये राजपूत नीति का एक भाग हुआ करता था अकबर की। ये उनकी माता जो थी हरखा भाई थी। हरखा बाई ये भारमल की पुत्री थी, जैसा कि मैंने बताया। अब बात करेंगे सबसे जो ट्विस्ट है इस कहानी में वो क्या है, आपको उसकी बात करें। ये जो ट्विस्टेड कहानी है, जो ट्विस्ट है अकबर के शासनकाल में, वो है अकबर की पत्नियाँ। अगर हम बात करें तो अकबर की पत्नी की, अकबर की कई पत्नी मिलती हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 7, 8 तक चर्चा है, इसलिए इतिहास इसमें स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं करता। लेकिन निस्संदेह हम आपसे एक लिस्ट देंगे, अलग अलग स्रोतों से हमने इकट्ठा किया जिसमें से लगभग 9 लोगों की लिस्ट है, उसको हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उनकी कुछ कहानी होगी, उनकी कुछ बातें होंगी जिन्हें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली पत्नी की अगर हम बात करें, सबसे पहली पत्नी की थोड़ी सी चर्चा करें तो उनका नाम था मानबाई। एक कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित मैंने नहीं किया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंस के अनुसार व्यवस्थित है। ये जो मानबाई थी ये मान सिंह की बहन थी और इन्हें शाह बेगम की उपाधि दिया गया था। इन्हें शाह बेगम की उपाधि दी गई थी और इनके लिए जो महत्वपूर्ण सबसे चीज़ें हैं कि जहांगीर की जो आदतें थी, जहांगीर कौन सी आदतें थी, वही कि ये कई स्त्रियों के प्रेम के चक्कर में पड़ा रहता था। इनकी आदतों की वजह से मानबाई ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। मानबाई जो एक हिंदू कुल से बिलोंग करती थी, मान सिंह की बहन थी। वहाँ पर आपको पता है कि हिंदू में बहुविवाह की प्रथा बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि जो हमारे पति हैं, जो जहांगीर हैं, वो केवल एक से ही शारीरिक वैवाहिक संबंध में रहे। लेकिन जहांगीर के कई लोगों से वैवाहिक संबंध बनाता है। इनकी हरकतों की वजह से आत्महत्या कर लेती हैं मानबाई। इसलिए ये मानबाई का चर्चा होता है। और मानबाई की अगर हम बात करें तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम खुसरो है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजकुमार होता है मुगल काल का, जिसकी चर्चा हमें बार बार मिलेगी। यही आगे चलकर खुसरो विद्रोह करता है और इसकी भी हम आपसे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो इनकी दूसरी पत्नी है, इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम भी इन्हीं नाम से मिलता जुलता है। उनका नाम था मानीबाई। कुछ किताबों में इन्हें जोधाबाई की भी उपाधि दी गई है, लेकिन ये वो जोधाबाई नहीं है जो अकबर की पत्नी थी। लेकिन इन्हें आप समझे मानीबाई। मानीबाई जो राजा उदय सिंह हैं, राजा उदय सिंह की ये पुत्री थी। इन्हें एक प्रचलित नाम के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से जानते हैं। जगत गोसाई एक प्रचलित नाम है जो मानीबाई को कहा जाता था। और इनका जो पुत्र था, आप देखें पुत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहे हैं। पहला एक पुत्र था किनका, मानबाई का खुसरो, और जो मानीबाई थी या जगत गोसाई थी, इनका जो पुत्र हो रहा है खुर्रम। खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इनकी पत्नी, जो तीसरी इनकी पत्नी आ रही हैं जिनका नाम आपको हम बताएंगे, वो है नूरजहां। वो है नूरजहां। आप इमेज में नूरजहां को देख सकते हैं। ये नूरजहां, ये बड़ी ही सुंदर थी और इन्हीं की सुंदरता की वजह से जहांगीर इनके चक्कर में फंस गए थे। अगर हम नूरजहां की बात करें तो सबसे पहले इनके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। इन्हीं की माता ने इत्र का निर्माण किया था। पहली बार इत्र का आविष्कार गुलाब से इनकी माता ने ही किया था।
लेकिन ये अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये हम बात कर रहे हैं अभी नूरजहाँ पे। इन्हें उपाधि धारण की थी, इन्हें जहांगीर ने एक उपाधि दी थी बादशाह बेगम की। बादशाह बेगम की उपाधि जहांगीर ने इनको दी थी, या इसी उपाधि को पट्ट महिषी के नाम से भी जाना जाता है, और इस उपाधि को इन्हें दिया गया था 1613 में। इनके पिता थे एतमादुद्दौला। जो जहांगीर जो जो नूरजहाँ हैं, नूरजहाँ के पिता का नाम था एतमादुद्दौला, और उन्हीं का जो मकबरा आगरा में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। अगर आगरा में हम बात करेंगे कि ताजमहल के बाद अगर कोई सबसे सुंदर इमारत है तो एतमादुल्ला का मकबरा है जो आगरा में है। जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर इसकी हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, वहाँ के उनकी आर्किटेक्चर, उनके प्लान के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप इतना ही जानें कि वो आगरा में अवस्थित है। किसका मकबरा है? नूरजहाँ के पिताजी का, जिनका नाम था एतमादुद्दौला। दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये इसलिए इनका इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनका जो हस्तक्षेप था वो मुग़ल दरबार में बहुत हुआ करता था। मुग़ल शासन में इनका हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। हस्तक्षेप में इनके कुछ योगदान हुआ करते थे, और इन अपने प्रभाव के कारण इनके अंदर भाई भतीजावाद का भी संबंध उस समय देखने को मिलता है, और जिसका परिणाम होता है कि ये अपने भाई, इनका जो भाई था आसफ खां को ये उच्च पद पर दिलाती हैं, और साथ ही साथ कुछ अपने भाई को ही नहीं, अपने पिता एतमादुल्ला को भी ये मुग़ल काल में उच्च पद को दिलाती हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने ही प्रभाव की वजह से अपनी भतीजी का विवाह, जिसका नाम मुमताज़ था, वो शाहजहाँ से करवाती हैं। अपनी भतीजी, इनकी भतीजी थी मुमताज़, जिसकी शादी वो शाहजहाँ से करवाते हैं। और शाहजहाँ और मुमताज़ की कहानी तो हम फिर आगे बात करेंगे। तो ये आप देखेंगे इतनी चीज़ें ये थी नूरजहाँ के बारे में। लेकिन नूरजहाँ की चर्चा आज पूरे वीडियो में हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज चर्चा ही होगी किसकी? पूरे मुग़ल हस्तक्षेप में, मुग़ल काल में वह दौर जो महिलाओं के नाम से जाना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो मुग़ल काल की सबसे ताकतवर महिला नूरजहाँ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका योगदान मुग़ल काल में कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसकी अभी हम बात करेंगे कि वो शासन में, अगर आपको बताएं कि कोई भी अगर बिल पास करना है, कोई भी नया कानून लाना है, तो पहले मुग़ल काल के जो शासक जहांगीर, उनके हस्ताक्षर हो या न हो, लेकिन अगर वो हस्ताक्षर नूरजहाँ से हो गए हैं तो उसे पारित मान लिया जाता था। और ये आप देखेंगे तो ये दो गुटों के रूप में काम करता है आगे चलकर, शाहजहाँ गुट या खुर्रम गुट, और दूसरा नूरजहाँ गुट। दोनों गुट मुग़ल काल में पूरी शासन में कोहराम मचा के रख देता है। जी, अभी हम चर्चा गुटों की नहीं कर रहे हैं, अभी हमारी चर्चा चल रही है जहांगीर की पत्नियों के बारे में। तो जहांगीर की ये तीसरी पत्नी की हमने चर्चा की। पहली हमने आपको बताया था कि पहली जो पत्नी थी, हमने बताया मानबाई, जो मान सिंह की बहन थी, जिनका पुत्र खुसरो हुआ था, और इनके जहांगीर की हरकतों की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दूसरी हमने आपको जो पत्नी बताई, वो बताया था आपको जगत गोसाई के बारे में, और इनका पुत्र हुआ था खुर्रम। और तीसरी आपको बताया हमने यही, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, वो है नूरजहाँ, जिनकी समाधि लाहौर में बनी है, और इन्हें मेहरुन्निसा के नाम से बचपन का नाम था, और इन्हें उपाधि शाह बेगम की मिली थी। तो ये बात इतनी स्पष्ट हो तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलें। ये आप उनकी पत्नियों की एक लिस्ट हमारे सामने है, जिसे आप देख सकते हैं। या अगर हम ऐसे नाम बताएं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम जो हमको मिले हैं, ये हमने विकिपीडिया से उठाया है। ये विकिपीडिया का सहारा लिया है, जहाँ मैंने जहांगीर की पत्नी या मैंने लिस्ट ऑफ वाइफ ऑफ जहांगीर जब मैंने डाला तो ये लिस्ट हमको मिली है, जिसकी हम आपको चर्चा करते हैं। देखिए, वहाँ पर उन्हें नूरजहाँ की बात की है, वहाँ पे नूर-उन-निसा की बात की है, उन्हें मलिका सिकर बेगम की बात की है, उन्होंने सालिहा बानो बेगम की बात की है, उन्होंने कोका कुमारी बेगम की बात की है। ऐसी बहुत सारी लिस्ट, जगत गोसाई हैं, साहिब जमाल हैं, भागवती हैं, मलिका जहाँ हैं, खास महल हैं, जहरा बेगम हैं, और यहाँ कुल्ली बेगम, बहुत सारे लिस्ट ऐसे उनके नाम वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन जो हमें किताबों के सोर्स से मिला है उनकी हम चर्चा करेंगे। उनकी चर्चा में एक महत्वपूर्ण नाम मिलता है सालिहा बेगम। ये सालिहा बेगम का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इनका एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था परवेज।
ये परवेज जो था, ये आप देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सॉरी, देखिए शाहजहाँ ये जो नाम है, जो परवेज पुत्र था वो साहिब जमाल का पुत्र था, इनका पुत्र था। साहिल जमाल का पुत्र हुआ करता था। जो सालिहा बेगम थी, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्हीं की बिसारत, इन्हीं की विरासत नूरजहाँ लेती है। इनकी मृत्यु आप देखेंगे ये 1608 में अकबर से शादी करती हैं और 1620 में इनकी मृत्यु हो जाती है 12 सालों के बाद। तो इनकी अगर हम बात करेंगे तो आप चीज़ें कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन इसके पहले आप यहाँ पे आइए, आपको इस इमेज में देखिए। लिस्ट आपने देख ली, एक एक लिस्ट की हम डिटेल बात करेंगे जिन्हें आपको जानना होगा। हर नाम आपको ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको नाम एक बार और बता दें कि साहिब जमाल आपको मिलेंगी, मल्लिका जहाँ मिलेंगी, नूर निसा मिलेंगी बेगम, खास महल मिलेंगी, करमसी मिलेंगी, साहिला बानो बेगम मिलेंगी। इसमें आपको जो अन्य जानना नाम है उसमें आपको जानना होगा किनके, साहिला बेगम के बारे में, सालिहा बेगम बानो के बारे में। ये थोड़ी सी चीज़ इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वसारत, इन्हीं की विरासत, ये आपको इमेज दिख रही है, यही उनकी इमेज है सालिहा बानो बेगम की। इन्हीं की जो विरासत है वो नूरजहाँ को मिलती है, ट्रांसफ़र होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब तक जिंदा थी 1620 तक, तो ये राज दरबार में हस्तक्षेप करती थी। इनका प्रभाव जहांगीर के ऊपर बहुत अधिक था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद या जब नूरजहाँ इनके कार्यकाल में वहाँ पर थी, तो ये देख रही थी, चीज़ों को समझ रही थी, और समझने के बाद ये कैसे कैसे हस्तक्षेप करती वो ऑब्जर्व करके सीख रही थी। और जो इनको विरासत मिली इनसे, सालिहा बानो बेगम से, उसी विरासत से इनने आगे काम किया। किसने? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ के बारे में कुछ हम बेसिक बात अगर हम यहीं पे आपको बता दें तो नूरजहाँ जो थी ये शेर अफ़गान की पहली पत्नी थी। शेर अफ़गान नाम है, ये शेर अफ़गान की पत्नी थी, ये उपाधि दी गई थी। इस शेर अफ़गान का असली नाम अली कुली था। अली कुली की ये पत्नी हुआ करती थी और ये अफ़गानी सेना का सेनापति था। एक बार की बात है, 1607 में समय है 1607 का, जहांगीर की सेनाओं ने अफ़गान पर आक्रमण किया और अफ़गान युद्ध हुआ, जहाँ पर शेर अफ़गान की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर जो सैनिक गए थे वो सभी लोगों को, जितनी वहाँ की महिलाएं थी, उनको कैद करके दिल्ली दरबार में लेकर आते हैं और दिल्ली दरबार में उन्हें शाही हरम में रखा जाता है। वो शाही हरम महिलाओं का ग्रुप है, शाही हरम में वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। शाही हरम में रखने के बाद वो वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन इसी समय 7 से लेकर 11 ये 5 सालों के बीच इन्होंने जो सीखा वो उनको ज्ञान मिला अकबर की विधवा से। अकबर की विधवा ने उन्हें बहुत चीज़ें सिखाई। लेकिन 1611 का समय है, नवराज का त्यौहार चल रहा था। उसी समय जहांगीर भी नवरोज के त्यौहार में भाग लेता है और नवरोज के त्यौहार में जब वो भाग लेता है तो उसकी नज़र नूरजहाँ पे पड़ती है और वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और मंत्रमुग्ध हो जाने के बाद वो कीन प्रकारेण किसी तरह से इनसे शादी करने की प्रयास करता है और वो पूरी तरह से इसमें सफल रहता है और इनसे वो विवाह रचाता है। और विवाह के बाद जो रोल ये शासन में अदा करती हैं वो पूरी रोल सीखती हैं किनसे? उनका नाम है सालिहा बानो बेगम से, क्योंकि अब तक सालिहा बानो बेगम मेन रोल अदा कर रही थी शासन में आकर। लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात इनके कार्य की, इनकी गद्दी को संभालती हैं नूरजहाँ। अब अगर हम बात करें नूरजहाँ क्या करती हैं, अब जैसा कि हमने आपको बताया कि 1920 में मृत्यु हो जाती है किनकी? सालिहा बानो बेगम की। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो लेती हैं नूरजहाँ। नूरजहाँ 2 गुटों में बटा हुआ था, लेकिन आप देखें तो पूरी तरह से ये बातें स्पष्ट हैं कि ये पहली महिला हो रही हैं मुग़ल काल की जो इतनी ताकतवर हो रही हैं। इतनी बातें अगर आपकी स्पष्ट हों तो हम इतनी की एक बार पीपीटी देख लेते हैं, फिर हम आपसे आगे बात करते हैं कि कौन सा गुट नूरजहाँ गुट हुआ और कौन सा खुर्रम, और उसके परिणाम क्या हुए जहांगीर के काल में। आइए पहले हम इतने की एक बार पीपीटी देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने जहांगीर के काल को बताया कि 1605 से लेकर 1627 के काल में ये रहता है और इसके बचपन का नाम सलीम था।
और ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरबार में के आशीर्वाद से पैदा हुआ था और उन्हीं की कुटिया में इसका जन्म हुआ जो फतेहपुर सीकरी में था। इनकी माता का नाम हरखा बाई था। ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जब हमने आपको डिटेल में बताया था, जब अकबर ने आमेर पर आक्रमण किया था तो भारमल ने आत्मसमर्पण किया था और उनकी पुत्री से अकबर ने विवाह किया था। और दूसरी जो बात थी, इनकी पत्नी की बात आगे करेंगे तो इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था मान सिंह। इनकी कई पत्नियां हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जो जहांगीर था उन्हें अकबर कभी सलीम के नाम से नहीं बुलाता था, उन्हें शेखू बाबू कहता था, उन्हें शेखू बाबू के नाम से जानता था। आपसे पूछा जा सकता है कहीं ये प्रश्न में, तो आप इसे ध्यान में रखें कि ये शेखू बाबू के नाम से भी बुलाता था। तो ये जो मान सिंह की जो बहन थी मानबाई, ये उसकी पहली पत्नी थी। ये जिनको उपाधि देता है शाह बेगम की उपाधि, और ये आत्महत्या कर लेती हैं जहांगीर की हरकतों की वजह से। हरकतों के बारे में हमने आपको बताया कि कैसी हरकतें, वही हरकतें जो इनके कई बार इनके वैवाहिक संबंध बनाने के थे और वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कि इनका जो लव अरेंजमेंट जो साइड इफेक्ट वाला मैटर था उसकी वजह से ये था। दूसरे जो महत्वपूर्ण हुई वो हुई मानी बाई, जो राजा उदय सिंह की बहन थी। उन्हें जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है। इन्हें कहीं कहीं जोधा भाई भी मिला है। ये जोधा भाई अकबर की पत्नी से अलग है, ये दूसरी जोधा भाई का नाम चर्चा मिलते हैं यहाँ पर। और इन्हीं का पुत्र होता है खुर्रम, और जो मान बाई था उनका पुत्र होता है खुसरो। इन दोनों के बीच शासन को लेकर युद्ध होगा और इस युद्ध की अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। और दोनों ये बारी बारी विद्रोह करेंगे। एक बार खुसरो का रिवोल्ट होगा और एक बार खुर्रम विद्रोह करता है। खुर्रम के विद्रोह का जो समय है, अब आप देखेंगे वो 1623 है, वो 1623 के आसपास है। और जो खुसरो का विद्रोह होता है वो 1606 में होता है। तो इन दोनों की रिवोल्ट की भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी सी सब्र की आवश्यकता यहाँ पे है। आगे हमने तीसरी जो पत्नी की बात की थी नूरजहाँ की। नूरजहाँ की समाधि लाहौर में है। इनका बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। इनकी उपाधि ली थी बादशाह बेगम की, और इनके पिता का नाम इत्मदौल्ला था। इनका किला जो इनका जो मकबरा बना है वो आगरा में बना है। ये मुगल प्रभाव में बड़ा ही हस्तक्षेप करती थी। इन्होंने अपने भाई आजा आसफ खां और अपने पिता को यहाँ पर बड़े उच्च पद पर रखा था, और इसके हस्तक्षेप की वजह से इनकी भतीजी मुमताज़ की शादी शाहजहाँ से हुई थी। इतनी बातों के बाद इनकी अन्य पत्नियों के बारे में मैंने बात की। जो चौथी पत्नी महत्वपूर्ण है वो साहिब जमाल हैं, मल्लिका जहाँ हैं, नूर निसा हैं, खास महल हैं, करमसी है, सलीहा बानो बेगम है। सलीहा बानो बेगम को लेकर एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी मिलता है कि इन्हें बादशाह महल के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये शासन में हस्तक्षेप करती थी। और इन्हीं की विरासत नूरजहाँ को मिली है। 1920 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद यह खिताब नूरजहाँ को चला जाता है, और पूरा कार्यकाल इनके उसी कार्य को नूरजहाँ आगे बढ़ाती हैं और चरम पर ले जाती हैं। इसके बाद अगर हम आपसे आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जिसके लिए आपसे हमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। देखिए, जो मुग़ल काल था, मुग़ल काल को हम से लिख रहे हैं, जो मुग़ल काल था, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। यहाँ पे इनकी पत्नियों को लेकर हम कुछ एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि इनकी एक पत्नी थी मानबाई। मानबाई से जो पुत्र हुआ था उसका नाम खुसरो था, और खुसरो ये स्वयं सत्ता में आना चाह रहा था और इसे सहयोग प्राप्त था महत्वपूर्ण 3 लोगों का। 3 लोग कौन कौन? एक तो मान भाई का भाई यानी खुर्रम का मामा, वो था मान सिंह। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो मिर्जा अजीज कोका का है, जो इनके ससुर हुआ करते थे। किनके ससुर? खुर्रम के। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है खुसरो के, और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है इन्हें सहयोग था गुरु अर्जुन देव का। अर्जुन देव वही जो सिख के धर्म के 5वें गुरु हुए थे, जिन्हें ब्रह्मज्ञानी के नाम से जाना जाता था। सिख में कुल 10 गुरु हुए हैं, देश में से 5वें गुरु आपके अर्जुन देव थे। जितनी बातें अगर स्पष्ट हों तो यहाँ से थोड़ी सी हम बात आगे बढ़ाएं। अब यहाँ से जो मान भाई का जो पुत्र है खुसरो, ये सत्ता की लालच में अपने आप को शासन में लाना चाह रहा था, और शासन में लाने के कारण एक ये रिवोल्ट करता है, विद्रोह करता है। समय होता है 1606 का, और समय होता है 1606 का। वहाँ पर जब रिवोल्ट करता है तो एक विद्रोह करता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर की तरफ से शाहजहाँ जाता है, और शाहजहाँ वर्सेस खुसरो में एक युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है बहरावल के पास।
और यहाँ पर खुसरो पराजित होता है और शाहजहाँ विजयी होता है और खुसरो को बंदी बनाकर शाहजहाँ राज दरबार में ले जाता है। ये तो खुसरो की रिवोल्ट को यहाँ पे दबाने की बात थी, लेकिन इसके जो सहयोगी थे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम हमने बताया गुरु अर्जुन देव का था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने आज्ञा देकर इनको मरवा दिया था और उन्हें पकड़वा कर पहले बंदी बनवा कर 8 मई 1606 में उन्हें फांसी दे दी थी। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिए 8 मई 1606 में उन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी दिलवाया था किसने? जहांगीर ने। किसको? ध्यान रखिएगा, उन्हीं को, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन सिंह को। तो इतनी बातें ये संबंधित थी आपके खुसरो रिवोल्ट से या खुसरो विद्रोह से। खुसरो का जो मकबरा है ये आपको पता होगा कि इलाहाबाद में बना हुआ है। इलाहाबाद में स्टेशन के पास खुसरो बाग है और खुसरो बाग में ही खुसरो का मकबरा है। और खुसरो के मकबरा के साथ साथ उनकी माता जो मानबाई हैं, इनका भी मकबरा वहीं पर बनाया गया है। इतनी बातें स्पष्ट होते यहाँ से आगे चले। हाँ, बता दें, उसे खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे खुसरो का मकबरा है। अब तक हमने बात की 1606 के विद्रोह के बारे में। कौन सा विद्रोह? जी हाँ, वो खुसरो का विद्रोह था और खुसरो ने जिस विद्रोह को किया था। इसके बाद इनकी दूसरी पत्नी जो जगत गोसाई के नाम से जाना जाता था, उनका एक पुत्र था शाहजहाँ। ये शाहजहाँ खुद शासक बनने के चक्कर में था, खुद शासक बनने की कोशिश कर रहा था और बड़ा प्रभावशाली था और दावेदार भी था। और इनकी तीसरी पत्नी जो थी नूरजहाँ, ये नूरजहाँ चाह रही थी कि सत्ता पर कोई कमज़ोर शासक आए, और जब कोई कमज़ोर शासक आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, उस पर अपना अधिकार, सत्ता पर अपना हस्तक्षेप बढ़ा सकते हैं। ये मंशा थी नूरजहाँ की। और आपको पता है कि नूरजहाँ को साहिबा जमाल की जो साहिबा जमाल थी, उनकी जो विरासत थी वो मिली हुई थी और इनका नूरजहाँ का प्रभाव जहांगीर पे बहुत ज़्यादा था और जो ये चाहती थी जहांगीर से करवा लेती थी। ऐसे में स्वाभाविक हुआ कि दोनों के बीच एक बड़ा ही टक्कर, बड़ा ही द्वंद्व सा हुआ। दोनों एक दूसरे के सामने हुए और इसमें एक नाम और महत्वपूर्ण है। सालिहा बानो बेगम के अलावा जिनकी विरासत इनको मिली थी, उनके अलावा एक नाम महत्वपूर्ण है, साहिबा जमाल की। इनको एक पुत्र था, इनका भी पुत्र सत्ता पाना चाहता था और इसको सह देने वाला एक सेनापति था महावत खां। महावत खां चाह रहा था कि जो राजा बने वो परवेज बने, परवेज को राजा बनाना चाह रहे थे। और नूरजहाँ जो चाहती थी एक कमज़ोर शासक सत्ता में आए, वो चाहती थी जिसको शासन में लाना, उसका नाम था शहरयार। नाम लिख देते हैं, शहरयार। ये चचेरा भाई हुआ करता था शाहजहाँ का या खुर्रम का या खुसरो का कह लें या परवेज का। जो नूरजहाँ चाहती थी कि शहरयार को शासन में लाया जाए, सत्ता इसको दी जाए। क्यों? क्योंकि ये शासक पहली बात अयोग्य था और दूसरी इसकी विशेषता थी ये बड़ा ही कमज़ोर था, इसके पास बुद्धि और विवेक उतना नहीं था जितना अन्य टक्कर प्रतिद्वंदी थे। तो इससे स्पष्ट था कि अगर ये शासक बन जाता तो यहाँ पे नूरजहाँ की बोली चलती, नूरजहाँ जो चाहती वो करवा लेती। यानी नूरजहाँ चाह रही थी एक ऐसी सरकार बनाई जाए जहाँ पर सारा काम तो हम करें, लेकिन सरकार किसी और की हो। एक ऐसा यानी एक पिछलग्गू सरकार चाह रही थी कि जो हमारे पीछे कार्य करे। ऐसे सरकार की उनको उम्मीद थी, ऐसे शासक की उम्मीद थी, इसलिए वो शहरयार को वहाँ का राजा बनाना चाह रही थी, सुल्तान बनाना चाह रही थी। लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं हुई, वो फेल हो जाती है। और मुख्य रूप से सामने जो टक्कर देने आता है वो होता है शहंशाह। कौन? शाहजहाँ और या खुर्रम। और एक तरफ होती हैं अपने गुट में जहांगीर के शासनकाल में नूरजहाँ और दूसरी तरफ एक्टिव रहती हैं। कौन एक्टिव रहता है? शाहजहाँ। खुर्रम जो एक्टिव रहता है, इसके पहले एक और पार्टी हुआ करता जिसका नाम खुसरो था, लेकिन खुसरो को रिवोल्ट में हराकर उसे बाहर कर दिया शाहजहाँ ने। अब मुख्य रूप से दो लोग सामने बचे थे, एक परवेज भी बीच बीच में अभी कभी कभी आएगा, लेकिन दो लोग अभी सामने बचे हैं। एक तरफ हैं कौन? एक तरफ है नूरजहाँ और दूसरी तरफ है शाहजहाँ।
अगर इनकी हम बात करें आपसे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो शाहजहाँ है, ये इसकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ी हुई थी, इसके उत्साह इतना बढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके पहले इसने कई अभियानों को सफल किया है। इसके पहले इसने 1606 में खुसरो के रिवोल्ट को दबाया है, खुसरो को मार कब्जा किया, बंदी बनाया है, और इसके पहले कई अभियान इसने किए हैं। ऐसे में ये अपने आप को यह मानता था कि शासक के सबसे बड़े दावेदार हम हैं और सबसे योग्य भी हैं। लेकिन नूरजहाँ चाह रही थी कि शासन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके पास इतनी गुणवत्ता ना हो कि वो शासन संभाल पाए और हमसे हमारे इच्छानुसार शासन हो। समय यही था, लेकिन नूरजहाँ कुछ रणनीति बनाती हैं। नूरजहाँ चाहती हैं क्या? नूरजहाँ जब शाहजहाँ को लगा कि हम दोनों के बीच काफ़ी मैटर सीधा नहीं है, तो ये दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। ये जिसको शासक बनाना चाहती थी वो था शहरयार। शहरयार से इन्होंने शादी कराई अपनी ही लाडली बेगम से। इनकी ही बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम, उससे शहरयार की शादी करवा देती हैं। और इनके जो संबंध थे और करीब हो गए शहरयार और नूरजहाँ के, और ये चाह रही थी कि शहरयार को गद्दी पे बैठाया जाए। लेकिन ये एक दुर्बल था, एक इसकी आयु भी कम थी। ये दोनों मैटर एक साथ लगे हुए थे। वहीं पर दूसरी ओर शाहजहाँ, यहाँ पर शाहजहाँ खुद को शासक के रूप में देख रहा था अभी से, और यह नूरजहाँ के प्रभाव को कम करना चाह रहा था। जब शाहजहाँ को लगा कि नूरजहाँ उसके प्रभाव को कम कर रही हैं या उसके प्रभाव को दबा रही हैं, तो एक रणनीति लाता है। एक रणनीति यहाँ पर लाता है। वो करता क्या है? वो करता है रणनीति के तहत वो कुछ कार्य। पहला काम करता है वो कंधार दुर्ग, जो महाराजा थे, जो शासक हुआ करते थे, जहांगीर ने आदेश दिया था कि कंधार दुर्ग पे आक्रमण कर दिया जाए। लेकिन आक्रमण करने से सुल्तान या उनका पुत्र खुर्रम मना कर देता है, कहता है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। और आक्रमण के आदेश को मना करने के साथ ही बाद ही खुसरो को 1623 में वहीं पे मार देता है, और 1623 में खुसरो का वध कर देता है। कुछ किताबों में 1621 मिलता है, लेकिन सही जो NCERT है 1623 देती है। 1623 में खुसरो को मार देता है, और इस घटना को कहा जाता है खुर्रम विद्रोह, खुद खुर्रम रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। और जब खुर्रम वहाँ पर शासक की आज्ञा को मना करके खुसरो को मार देता है, तो इसकी जो विद्रोह है इसे दबाने के लिए जो शासिका थी, या फिर हम कह लें जिनका हस्तक्षेप सबसे अधिक था, नूरजहाँ, ये भेजती हैं एक सेनापति को जिसका नाम था महावत खान। हमने पहले ही बताया कि महावत खान चाह रहा था शासक परवेज बने। वो भी नहीं चाहता था कि शासक से शाहजहाँ बने, वो चाहता था कि शासक परवेज को बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ी खिचड़ी, इसीलिए हमने कहा था कि खिचड़ी है, ये घर घर की लड़ाई है। और ये चाह रहा था शासक परवेज बने, और इसने शाहजहाँ को बुरी तरह से यहाँ पर रिवोल्ट को दबाया और हरा दिया था। और जब ये रिवोल्ट को दबा देता है, हरा देता है, तो इसके दावेदार जो थे परवेज और दोनों महावत, इनकी थोड़ी सी क्षमता या इनका जो कद था वो मुगल काल में बढ़ जाता है। और ज़बरदस्ती जब ये हार जाता है तो इन्हें बंद कैद करा कर लेके आता है मुगल दरबार में, और शाहजहाँ वहाँ पर आत्मसमर्पण करते हैं और अपने पिता से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद जहांगीर इन्हें क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। ये घटना थी आपकी 1623 की। ये 1623 में रिवोल्ट किया किसने? खुसरो ने। खुसरो की रिवोल्ट के बाद अगर देखें कुछ घटनाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी, वो आपकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले आपकी हम बात की, हमने अभी तक हमारी जो बात हुई वो खुसरो रिवोल्ट के बारे में चर्चा हुई। आइए हम PPT देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हमने बताया, अब यहाँ से आपको हमने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई, चूँकि लिखना कठिन था यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी हम समझाते हुए चलेंगे। मुगल काल में जहांगीर के काल में जो वर्चस्व की लड़ाई थी, एक तरफ थी मानबाई का पुत्र था खुसरो, और खुसरो जो था ये इनका मामा था मान सिंह। ये स्वयं शासक बनना चाहता था। इनको सहयोग 3 लोगों ने दिया। मान सिंह ने दिया था, गुरु अर्जुन देव ने दिया था, और मिर्जा अजीज कोखा ने दिया था। गुरुदेव जी थे, जो गुरु अर्जुन सिंह थे, ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे, और इन्हें ब्रह्मज्ञानी के नाम से जाना जाता था।
जो मान सिंह थे ये उनका मामा था। मामा भाई पारिवारिक है तो सहयोग देगा ही। दूसरी से हर सबके तरह मामा अलग नहीं, कृष्ण मामा नहीं था वो। आगे ये थे मिर्जा अजीज कोका जो इनके ससुर हुआ करते थे। ये भी पूरी तरह से अपना सहयोग दे रहा था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये एक पृष्ठभूमि थी जिसने तैयार की खुसरो विद्रोह की जो 1606 में हुआ, और इस वजह से इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और ये एक विद्रोह कर देता है 1606 में। 1606 में विद्रोह करने के बाद शाहजहां और खुसरो के बीच प्रत्यक्ष रूप से एक युद्ध होता है। जो शाहजहां होता है ये राजा की तरफ से या जहांगीर की तरफ से विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। दोनों के युद्ध में जो स्थान है वो भैरावल है, और यहाँ पर खुसरो पराजित होता है और बंदी बना लिया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे बंदी बनाकर कैद कर दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही जो गुरु अर्जुन देव थे इन्हें बंदी बनाकर इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। उस समय था 8 मई 1606 का। इतनी ये कहानी थी खुसरो विद्रोह के बारे में। लेकिन इसी समय एक और उभरता हुआ शासक आ रहा था जो शासक बनना चाह रहा था। कौन? वो था शाहजहां। शाहजहां किसका बेटा था? जोधाबाई का। ये उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। जोधाबाई का नाम एक हमने जो बताया जो प्रमुख नाम मिलता है वो मानी बाई भी मिलता है, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण नाम जो प्रचलित है जगत गोसाई के नाम से जानते हैं। तो ये जगत गोसाई का पुत्र था। हमने एक बार और क्लियर किया कि जोधाबाई हैं, ये अकबर की पत्नी नहीं है। अकबर की पत्नी का नाम भी जोधाबाई मिलता है किताबों में। तो अकबर की पत्नी का जोधाबाई ने इनका नाम कब मिलता है? इन्हें जगत गोसाई के नाम से हम जानते हैं। ये जो शाहजहां था ये जगत गोसाई का पुत्र था। ये स्वयं शासक बनना चाह रहा था, और यहाँ पर एक और हस्तक्षेप करने के लिए नूरजहां थी। नूरजहां चाह रहे थे शासक जो बादशाह है उसके हस्तक्षेप में हम बढ़ाएं, और ये इनके प्रभाव को कम करना चाह रहे थे। और यही पृष्ठभूमि होगी आगे चलकर। आइए आगे पृष्ठभूमि देखते हैं, आगे में क्या है लिखा है। देखिए ये है शासन को लेकर भी बाकी ये पृष्ठभूमि थी जहाँ पे नूरजहां और शाहजहां दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक खुसरो को जब हरा दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। अब बचे कौन कौन? अब बचे नूरजहां और शाहजहां कंपटीशन करने के लिए। नूरजहां चाह रहे थे शासक बनाया जाए किसको? शहरयार को। शासक किसे बनाया था? वो चाह रहे थे शहरयार को शासक बनाए। वो एक दुर्बल और अल्प बुद्धि का था और एक छोटा कम था उसकी उम्र। तो ऐसे में आप देखेंगे नूरजहां जब उसके पास अयोग्यता है तो नूरजहां वहाँ पे हस्तक्षेप उनका बढ़ जाएगा। और ये इन्होंने शहरयार की शादी अपनी लाडली बेगम से, अपनी पुत्री लाडली बेगम से करवा दी। और दूसरी चीज, अब एक तरफ ये गुटिया तैयार है, दूसरी तरफ तैयार है शाहजहां। ये स्वयं को शासक मानना शुरू कर दिया था और नूरजहां के प्रभाव को दबाना चाहता था। जब शाहजहां शासक को लगा कि नूरजहां का जो प्रभाव है ऐसे कम नहीं होगा, तो उसने रणनीति अपनाई। रणनीति के अपनाने के लिए उसी समय उसका प्रत्यक्ष परिणाम तब मिलता है जब उसे आदेश दिया गया कि कंधार जो दुर्ग है उस पर आक्रमण करो और वहाँ पर अभियान करो। और वहाँ पर कुछ टैक्स को लेकर इशू था, लेकिन जहांगीर की इस अभियान को मानने से वो मना कर देता है और सो तब भेजा जाता है खुसरो को। और 1623 में खुसरो का वध कर देता है वहीं पे। और 1623 में जब खुसरो का वध कर देता है तो ये एक विद्रोही रूप में आता है। कौन? शाहजहां या खुर्रम। तो खुर्रम का ये रिवोल्ट था। ये हुआ कब? 1623 में। इसके बाद अगर देखें 1623 में तो यहाँ इस विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां या जहांगीर ने, कहने का तो जहांगीर है लेकिन भेजती नूरजहां ही है। नूरजहां ने परवेज को न भेजा महावत खां को। जो महावत खां है ये एक सेनापति था और बड़ा ही ताकतवर था। इसको उन्होंने भेजा और ये जब आता है शाहजहां से तो युद्ध होता है दोनों में और शाहजहां को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। और जब ये शासन काल में बंदी बनकर आता है, आत्मसमर्पण करता है तो उसे क्षमा कर देती है। जो शासक का था वहाँ पे वो क्षमा कर देते हैं जहांगीर। और महावत खां चाहता था कि इनको मार दिया जाए, लेकिन ऐसी इच्छा, ऐसी डायरेक्ट मनसा उधर से नहीं मिली, नहीं तो ये भी विद्रोह हो जाता। तो ये चाह रहा था महावत खां कि हम शासक बनाए परवेज को। परवेज के बारे में हमने आपको बताया था कि साहिबा जमाल का पुत्र हुआ करता था। साहिबा जमाल जो इनकी पुत्री वाइफ थी उनका बेटा था। तो ये जो विद्रोह हुआ जिसे दबाया गया, ये विद्रोह नाम से जाना जाता है खुर्रम विद्रोह या शाहजहां का विद्रोह 1623। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी उससे जान लें।
इस समय खुसरो विद्रोह 1606 में हुआ था, हमने बताया। मेवाड़ का अभियान 1614 में किया था अमर सिंह, यहाँ पे अपनी अधीनता स्वीकार करते हैं और इनका नेतृत्व कर रहा था खुर्रम। 1614 में जब ऐसे ऐसे अभियान कर रहा है वो, तो उसकी उत्सुकता लगातार बढ़ती जाती है और जब इन्हें अधीनता स्वीकार की तो इनके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में एक उच्च पद दे दिया गया। अहमदनगर का अभियान करता है 1616 में, कंधार विजय करता है 1622 में, उसके बाद फिर खुर्रम का विद्रोह आता है 1623 में, जो एक अभियान करने के लिए कहा गया। वो अभियान कौन सा था जिसे करने से मना कर देता है खुर्रम, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो अभियान कौन सा था, इसको हम दोबारा फिर नहीं बताएंगे, इसे आपके ऊपर है, आप बताएंगे। कहाँ का दुर्ग था, थोड़ा सा हिंट दे दिए, कहाँ का दुर्ग था जहाँ पर आक्रमण करने के इसने मना कर दिया। उसके बाद चर्चा आती है 1925 में महावत खां का विद्रोह। वही महावत खां जो खुर्रम विद्रोह को रोकने के लिए जाता है परवेज के साथ और उसे रोकता है, उसी महावत खां का विद्रोह होता है 1925 में। आइए उस विद्रोह की चर्चा करते हैं। इस विद्रोह की हम चर्चा यहीं पे करेंगे कि महावत खां का विद्रोह क्या था। महावत खां वास्तव में एक परवेज का समर्थक था, हमने बताया, और ये परवेज था जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर की किस वाइफ से? साहिबा जमाल से उत्पन्न हुआ था। ये खुर्रम के विद्रोह को दबाने में सफल था और जब ये खुर्रम के विद्रोह को दबाया तो नूरजहां इससे बड़ी परेशान हो गई कि अब तक तो हम खुर्रम को मिन दावेदार समझ रहे थे, लेकिन अब परवेज दावेदार हो जाएगा या महावत खां दावेदार हो जाएगा। ऐसे में जो ये नूरजहां है, ये महावत खां को बदनाम करने की कोशिश करने लगी थी। बार बार चाहती हैं किसी तरह से महावत खां का कद मुगल काल में बढ़ने ना पाए और इसी के लिए वो इनको सूबेदार बनाकर बंगाल भेज देती हैं कि ये ना दिल्ली में रहेगा ना राजनीति करेगा, बंगाल भेज दो। और ये बंगाल जाता है तो बंगाल जाने पर इससे हिसाब बड़ी कड़े रूप में लेती हैं ये और इनके ऊपर कई भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं। ऐसे में वह बड़ा ही दुखित होता है और इसके दुख का कारण क्या था? नूरजहां का उत्पीड़न। नूरजहां से वो एकदम परेशान हो चुका था। एक बार उसी उत्पीड़न के कारण अपने ही 5000 सैनिकों को लेकर, कौन सैनिक थे? राजपूत सैनिक इसके पास थे। 5000 राजपूत सैनिकों को लेकर ये निकलता है। इसे खबर मिलती है कि कश्मीर से काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं नूरजहां और जहांगीर। ये वहाँ पर अटैक करता है और दोनों को, नूरजहां को और जहांगीर को, दोनों को कैद कर लेता है। दोनों को कैद करके झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है। दोनों को कैद करके नज़रबंद कर देता है। लेकिन बाद में जहांगीर उसके सैनिकों, जो 5000 सैनिक थे, इनके सैनिकों में फूट डालने में सफल होता है और वहाँ से नूरजहां और ये दोनों फरार होती हैं। ये विद्रोह था महावत खां का। महावत खां भी विद्रोह किया और ये चाह रहा था कि शासक परवेज बने। तो ये पूरी खिचड़ी थी जो मुगल काल की, जो इस समय तक पहुँची थी, ये पूरी खिचड़ी थी मित्रों। आपने यहाँ तक हमने आपको इस पीपीटी में इसकी बात की, तो इस पीपीटी में देखते हैं और क्या हुआ। जी हाँ, वही है, 4 से 5000 सैनिकों को लेकर पहुँचता है। कश्मीर से काबुल जा रहे थे। ये किस नदी के किनारे थे? झेलम नदी के किनारे थे। और नूरजहां और जहांगीर को कैद कर लेता है और फिर यहाँ से दोनों फरार होते हैं और ये विद्रोह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। विद्रोह कब हुआ? 1625 में। इतनी घटनाएं महत्वपूर्ण थी खिचड़ी की ये जहांगीर के काल में। अब जहांगीर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट अगर हम जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अन्य चीज़ों को देखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये जहांगीर का कोर्ट है। जहांगीर के कोर्ट में एक शर्ट पहने हुए, पैंट शर्ट यानी अंग्रेजी सूट पहने हुए एक व्यक्ति खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति है भारत में आने वाला पहला अंग्रेज। ये इनका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ये था हॉकिंस। हॉकिंस आया था, जी हाँ, इसके जहाज़ का नाम भी पूछते हैं। ये आया था 1608 में। 1608 में आया था और जो जहाज़ था ये हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। हेक्टर नामक जहाज़ से ये सूरत उतरा था और सूरत से उतरकर ये 1608 में भारत पहुंचा और 1609 में, समय है 1609 का, और 1609 में ये मुग़ल दरबार में आता है और उसमें शासक हुआ करते हैं जहांगीर। जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, आगरा में उनसे मुलाकात होती है और ये 3 साल तक मुग़ल काल में रुकता है और जहांगीर ने 400 का मनसब दिया था। 400 का मनसब देते हैं पुरस्कार के रूप में, लेकिन इसकी जो मंशा थी, ये चाह रहा था कि हम व्यापारिक रियायतें, जो कुछ व्यापारिक रियायतें हैं वो मिल सके, लेकिन इसको पाने में वो सफल नहीं होता है। फिर
1615 में एक और अंग्रेज भारत आता है जिसका नाम था टॉमस रो। सर टॉमस रो ये आते हैं 1615 में भारत। 1615 में भारत आता है और ये भी मुगल दरबार से संबंधित था। और ये आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये हैं आपके जहांगीर और हैं टॉमस रो। ये इतनी इनकी यात्रा थी। लेकिन इसके बाद मुगल काल की अगर हम बात करेंगे, जहांगीर का जो काल था ये एक स्वर्ण काल कहा जाता था। किस मामले में इसकी हम बात करेंगे, भले ही ये पूरा इनका दौर विद्रोहों से दबा रहा, एक खिचड़ी में फंसा रहा, लेकिन इसी में एक थीम बहुत ऊपर तक जा रही थी जो पूरे इतिहास में अब तक स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता था। वो था पेंटिंग। पेंटिंग इस समय जिस रूप में पहुंची वो अपने वर्चस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जानना। और इसे पेंटिंग का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। इस चित्रकला के स्वर्ण काल को अगर आपको हम समझाएं तो एक आपको इमेज दिख रही है, कुछ ऐसी इमेजें बनाई गई, कुछ ऐसी चित्रकारी की गई। ये चित्रकार जो देख रहे हैं इसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया हो, चाहे वो चित्र सज्जा का हो, रंग सज्जा का हो, आकार सज्जा का हो, इन सब का बड़ा ही विशेषता ध्यान रखा गया है। इस समय एक विशेष पेंटिंग सामने आई जिसका नाम था मिनिएचर। मिनिएचर पेंटिंग ये एक छोटे से टुकड़े पर किया जाता था, यानी एक 25 गुणे 25 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार पट्टी होती थी। इसी पट्टी पे पेंटिंग किया जाता है मिनिएचर पेंटिंग। एक म्यूरल पेंटिंग होती है जो भित्ति चित्र होता है, उसकी हम अभी बात चर्चा करेंगे, पेंटिंग बात करेंगे। लेकिन ये मिनिएचर पेंटिंग का एग्जाम्पल है और इस पेंटिंग को किया है किसने, मंसूर ने। मंसूर चिड़ियों के बहुत ही बेहतरीन पेंटर हुए। आप देख रहे होंगे कि इसमें उन्होंने कुछ चिड़ियों के चित्र बनाए हैं बहुत ही सुंदर। ये तब बनाए हैं जब उन्हें अपने हाथों से बनाया था, ना ही किसी से हेल्प ली थी, ना ही किसी से मशीन की सहायता से, बल्कि ये टोटल प्योर हैंड आर्ट है। ये करने वाले थे मंसूर, यानी मंसूर इसके शासनकाल के एक बड़े ही महत्वपूर्ण चित्रकार हुए। आप एक इमेज और देख सकते हैं, ये इमेज देख लीजिए, ये भी मंसूर की ही पेंटिंग है जहाँ पे आपने को 2 मोर दिखाए गए हैं, लेकिन बड़ी ही सुंदर ये मिनिएचर पेंटिंग है। ये भी एक मिनिएचर पेंटिंग का उदाहरण है, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम और मिलता है, जिनका नाम था अबुल हसन। नाम लिखते हैं अबुल हसन। ये कोर्टियर पेंटर हुआ करते थे, कोर्ट की पेंटिंग किया करते थे। इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था कि आदमी को के चित्र को, भाव को, रंग को, आकृति को कैसे अलग दिखाया जाए। ये कई इमेज एक साथ बना सकते हैं और सबको अलग अलग पहचाना जा सकता है। ऐसी तकनीकी जिनके पास थी वो थे अबुल हसन। ये भी एक महत्वपूर्ण चित्रकार हुए जहांगीर के काल में। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चित्रकार का नाम आता है जिनका नाम है बिशन दास। इसके बाद एक बिशन दास नाम एक महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है। बिशन दास की अगर बात करें तो इन्होंने भी बड़ी ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये भी एक पोर्ट्रेट पेंटिंग हुआ करते थे। इनकी पेंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी ही सुंदरता इनमें भी दिखाई गई है। 3 पेंटर महत्वपूर्ण इसके शासनकाल में हुए थे जिनका पहला नाम था अबुल हसन, मंसूर, बिशन दास। इसके अलावा एक पेंटिंग और आगा रजा का नाम मिलता है, एक पेंटर का आगा रजा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटर हुए। इन चारों पेंटरों ने पूरे मुगल काल के सर्वाधिक सुंदर पेंटिंग बनाई, सर्वाधिक सुंदर आकृतियाँ बनाकर दी पेंटिंग की। और आप देखेंगे कि जो पेंटिंग के काल को है चरम पे पहुंचाया है। और जो जहांगीर स्वयं एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर हुआ करता था। और जहांगीर ये लिखता है, एक दावा करता है कि कोई अगर हमें पेंटिंग बनाई जाए उसमें कई लोग मिलकर अपने आर्ट को दिखाएं तो मैं देख के बता दूंगा कि कौन सी पेंटिंग किस चित्र को किसने बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कला थी जहांगीर की। अब एक महत्वपूर्ण बात और आपको यहाँ पे बता दें कि जहांगीर ने एक पेंटिंग डिपार्टमेंट या चित्रशाला का एक नेतृत्व में एक चित्रशाला बनवाई थी। और ये बनवाया था आगरा में। ये किसके नेतृत्व में था? ये आगा रजा नाम का एक व्यक्ति है, उनके नेतृत्व में इसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात इतनी हो गई। अब उसकी हम पीपीटी देख लें जितनी हमने बात की। जहांगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने बताया। उसमें सबसे पहला आप देखें, तंबाकू की खेती पर उसने प्रतिबंध लगाया था।
बाल व्यापार को इसने रोक दिया था और जैसे ही शासन में आया था इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे, उसी में से ये कुछ महत्वपूर्ण थे। और 1608 में आप देखेंगे इसके शासनकाल में हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आता है। ये 3 साल तक आगरा में रहता है। 400 का मनसब इसे दिया था, लेकिन ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहता है। 1615 में टॉमस रो भारत आते हैं और हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई वो थी मुगल काल में चित्रकारी अपने चरम पे पहुंची और इसे पूरे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखेंगे जब शाहजहां आएगा तो उसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहेंगे, लेकिन ये मुगल काल में ये जो जहांगीर का काल है ये चित्रकला का स्वर्णकाल है। 28 अक्टूबर 1927 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी जो मृत्यु होती है भीमवार नामक स्थान पर होती है और इसे लाहौर में ले आकर दफनाया जाता है और लाहौर में इसके मकबरे का निर्माण कराती है नूरजहां। और इसके काल में जो महत्वपूर्ण पेंटर हुए हैं उसकी हमने आपसे बात की पीपीटी में। हमने आपको दिखाया मंसूर को, हमने आपको दिखाया अबुल हसन को, आगा राजा को बताया और हमने आपको दिखाया बिशन दास को। ये जहांगीर स्वयं एक चित्रकार हुआ करता था। आका रिया या आका रिजा के नेतृत्व में इसने एक चित्रशाला आगरा में बनवाई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। समय काफ़ी लंबा हो चुका है, पूरा समय हो चुका है 9:53। तो दोस्तों अब रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करें। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्री का सामान है फैलाते हैं, ज्ञान फैलाते हैं, तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई फ्री का मैटर फ्री मिलता है तो वो आपको ज़रूर देंगे। तो इसी सेवा के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कल फिर 9 बजे सुबह लाइव टाइम है, 9 बजे सुबह AM पर हम फिर आपसे मिलेंगे लाइव। तब तक के लिए रमेश चंद्र को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।